नमस्कार साथियों, यूपीएसआई 35 दिन आर्या पार। तो सबके मन में सवाल है, क्या 35 दिन के अंदर हम दारोगा की तैयारी कर सकते हैं? जी हां, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आप 35 दिन के अंदर वो वर्दी के हकदार हो जाएंगे जिसका आपने सपना देखा था। 35 दिन बचे हैं और बच्चों के सामने बहुत कंफ्यूजन है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या 35 दिन में किया जा सकता है? तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में फर्क होता है। हमें किताबों के बोझ तले नहीं दबना है, हमें एक स्मार्ट तरीके से स्मार्ट अप्रोच पर तैयारी करनी है और हमें हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स पर जाना है। और अभी बच्चे सब कुछ पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, वो बच्चे फेल हो जाएंगे कि मैं ये भी छूट गया, ये भी पढ़ दूं, वो भी छूट गया। अरे भाई, जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन और उसी के मॉक टेस्ट आप यहां पे करेंगे। यानी मैं आपको वो टॉपिक्स यहां रीजनिंग के बताऊंगा कि अगर उन टॉपिक्स पर आप तैयारी करें तो मैं कह रहा हूं रीजनिंग क्या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर आते हैं, ये आपका सिलेबस है, ये युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान के अंदर ये मार्क्स हैं आपके और ये क्वेश्चन है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स 35%, इतना तो हर बच्चा लेकर ही आएगा। ओवरऑल क्वालिफाइंग 50% और 2 घंटे का समय। भी ये 2 घंटे है हमारे जंग का मैदान कि इस 2 घंटे के अंदर हमारे पास ये जो 160 सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को हम कैसे डील करने वाले हैं। बात करते हैं हमारे पास यूपीएसआई की कट ऑफ रियलिटी, फिजिकल वर्सेस फाइनल। ये ब्लू कलर में फिजिकल कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है जो हमेशा बड़ी ही है। आ जाते हैं यूपीएसआई 2026 एक्सपेक्टेड फिजिकल कट ऑफ टारगेट। मैं ये कहूंगा अपने पर्सनल तजुर्बे से कि चाहे आपका सिलेक्शन 320 पे ही क्यों ना होना हो, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए 335 प्लस का। अभी भी अगर बच्चों के 310 बन रहे हैं, 320 बन रहे तो चिंतित मत होना। प्लानिंग वो बताऊंगा कि वो 335 तक आप उसे लेकर आ सकते हैं। ये हमारे जनरल कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए टारगेट 320 प्लस का रहना चाहिए, एससी के लिए 285 प्लस का और एसटी के लिए 250 प्लस का। टारगेट हाई रखो ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आए। और अभी चिंता मत कीजिएगा कि सर 290 बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं, क्या मैं भी 335 पर पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल आप भी पहुंच जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूं किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें तो भाई साहब 335 से ही लेकर आने हैं। आप कैटेगरी में छोड़ दो कि सर मैं तो एससी हूं तो मैं 285 का टारगेट लेके बैठा हूं। भाई साहब तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए क्योंकि आपने जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी को हमने सेम कंटेंट पढ़ाया। तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा इस सिलेक्शन की दौड़ में जरूर शामिल हो। जब हम यहां बात करते हैं तो 35 दिन का रोड मैप है। ये 3 फेजेस में हम यहां बात करेंगे। सबसे पहले 20 दिन आपको क्या करना होगा? हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है। ये हर सब्जेक्ट में अलग अलग है। जैसे रीजनिंग की ही बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग से, अल्फाबेट टेस्ट से सवाल जरूर आना है, एनालॉजी क्लासिफिकेशन से आपका सवाल जरूर आना है, सीरीज से आपको प्रश्न मिलेगा, फिर डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट वाले टॉपिक जहां जरूर सवाल पूछा जाएगा। ऐसे टॉपिक्स जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है उनको आप साइड में रख दो, लेकिन जो टॉपिक्स वास्तव में इंपॉर्टेंट हैं उनको आपको फोकस करना होगा, खासकर स्टेटमेंट वाले सवालों पर जिनमें आपकी गलतियां हो रही हैं, जिसके लिए मैं भी मैराथन निकालूंगा। तो अभी जो मेन टॉपिक्स हैं उन पर जाओ। जैसे क्लॉक और कैलेंडर में कहते हैं कि बहुत थोड़े सवाल आते हैं, तो अभी आप उनको साइड रख सकते हो। सभी चीजों को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। यानी बेस बिल्डिंग और जो हाई फ्रीक्वेंसी जिनके नंबर ज्यादा होते हैं वो सवाल अभी आपको यहां तैयार करने हैं। जैसे मिसिंग नंबर के 3 से 4 सवाल आ गए तो मिसिंग नंबर की हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि रोज हम आधा घंटा 30 सवाल यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज के हम रोज के 30 सवाल यहां प्रैक्टिस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के हम रोज के 30 सवाल यहां प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आपके 7-8 टॉपिक जो मुख्यतः हैं जिसमें से सवाल पूछे जाते हैं उन पर तो आपको महारत हासिल करनी है। तो ये आपका 20 दिन में एक स्ट्रैटेजी यहां पर होनी चाहिए। इसी के साथ आप टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हैं। सेक्शनल मॉक के साथ साथ आप मिक्स मॉक, 2 मॉक आपको लगाने, टॉपिक वाइज हो, छोटे मॉक हो, आधे घंटे के हो, 20 मिनट के हो, और फिर आपको यहां पे जो है मिक्स मॉक तो आपको लगाने ही है डेली जो हम कहेंगे। और डे जो अगला 20 से 25 दिनों की बात करें, स्पीड, एक्यूरेसी और सेक्शनल टेस्ट, ये टेस्ट आप यहां शुरू कर देंगे। यहां तक आपको पता भी चलेगा कि आप क्या स्पीड और क्या एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं, कितनी गलतियां आप कर पा रहे हैं। मतलब लास्ट के 20 से 25 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर टोटली यही चलना है। और फेज 3 में जो फाइनल होगा तो ये तो फाइनल रिवीजन होगा। मतलब अगर आपको सिलोइज्म में रिवाइज करना है तो आप उसको रिवाइज करें, अपने जीएस के टॉपिक्स को रिवाइज करें, अपने मैथ्स के फार्मूले के, गणित के सूत्रों को आप रिवाइज करें, क्योंकि आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे, डिटेल नोट्स भी होंगे और आपके पास शॉर्ट नोट्स भी होंगे। उन शॉर्ट नोट्स से आपको अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में लास्ट का इंपॉर्टेंट समय होता है, गवा दोगे। तो अभी जितना आपके पढ़ चुके हैं उसी को एकदम स्मूथ करना है ताकि उसी में आपकी कोई भी गलती ना हो। जैसे मैं यह बात करता हूं पहले में, सबसे पहले 70 से 75%
जो आपका सिलेबस है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। मैं जैसे आपको बताता हूँ, पहली बार सिलेबस पूरा करने में लग जाते हैं 6 महीने, दूसरी बार सिलेबस पूरा करने में लगते हैं 3 महीने, तीसरी बार सिलेबस पूरा में करने में लगते हैं 1.5 महीने, चौथी बार सिलेबस पूरा करने में लगते हैं 15 से 20 दिन। ये टाइम घटते क्रम में आपका आ जाता है। हम आपको शुरुआत में ही बैचेस में ही पढ़ा के चलते हैं। तो अब आप जो अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे, थोरो रिवीजन कर चुके होंगे, वो आपका 1 से 20 दिन के अंदर वो आपका बेस भी तैयार हो जाएगा और वो थोरोली आप उसको कर भी पाओगे। तो 70-75% सिलेबस हाई स्कोरिंग टॉपिक पर हम ध्यान दें, और वो आपको पता भी है क्योंकि आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आपको पता है कि किस किस टॉपिक पर अपन को ध्यान देना है। अब कोर फोकस के एरियाज हमारे पास आ जाते हैं, जैसे जीके जीएस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, मूल विधि है। करंट अफेयर्स में लास्ट जो हम 6 से 8 महीनों के यूपी से खासकर ज्यादा जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जिसमें अर्थव्यवस्था, चाहे वो यूपी से रिलेटेड हो और यूपी के आसपास के पड़ोसी राज्य हो, और क्या प्रभाव यूपी का जो है वो पड़ता है। मतलब यूपी का तो आपको कोई छोड़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो घटना चक्र है, जो घटनाक्रम है, वो 6-8 महीने का। अब बच्चों को पूछता है कि सर क्या हम इसे 6-8 घंटे पढ़े? नहीं भाई, दिन में 2 सवा 2 घंटे इसको आपको रखना है। वो डेली 20 दिन तक आपका चलेगा। 2 सवा 2 घंटों में आप इंपॉर्टेंट चीजें काफी हद तक यहाँ पे कवर कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा सारा ही समय इसमें लगा दे और वो कह दे मैं करंट अफेयर्स का सारा कराया, बाकी पार्ट छोड़ दिया, सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। सिलेक्शन एक बैलेंस तरीके से होता है कि बैलेंस तरीके से आपने रीजनिंग और बैलेंस तरीके से आपने हिंदी को किया। 2 मुख्य सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन कराने में मदद करते हैं। मेरे भाई जीके जीएस का तो ऐसा है कि जितना ज्यादा ही पढ़ लो, उसमें पूरे नंबर ले भी आए तो करोगे क्या? क्योंकि जितनी मेहनत आप जीके जीएस में कर रहे हो, उससे आधी मेहनत आप रीजनिंग या हिंदी जैसे सब्जेक्ट में कर दें या मैथ्स में कर दें, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो कुछ और ही होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि डेली का गोल है कि 2 सब्जेक्ट के और 100 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले बताया था, 30-30 के सेट में लगाओ, 20-20 के सेट में लगाओ, 25-25 के सेट में लगाओ। और हम जो आपको YouTube पे सीरीज करा रहे हैं डेली, एक में मैं 30 सवाल करा रहा हूं, एक में 40। इनफैक्ट मैंने दोनों में 40-40 सवाल आप लोगों के लिए कर दिए हैं। लाइव भले ना जुड़ पाओ तो रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको फटाफट से आप देख के कवर कर सकते हैं। 40-40 क्वेश्चन तो आपके टीचर्स कैरिबल प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैं ये बात बोल दे रहा हूं, मेरा पढ़ाया हुआ एज इट इज पहले भी एग्जाम में आया है, फिर भी आएगा और फिर आ सकता है। तो वो सवालों को आप चूकिए मत। सवाल आते हैं, स्किप करो, आगे बढ़ जाओ, फास्ट फॉरवर्ड करके क्वेश्चन देखते रहो। जो क्वेश्चन यूनिक लगा उसको रुको और उसका सोल्यूशन आप समझ लो। तो 20 दिन के अंदर यार बहुत सारी चीजें अभी भी आप कवर कर पाएंगे अगर आपकी तैयारी हल्की है। 20 दिन की मैं बात करता हूं तो 20 दिन के लिए मैं दे रहा हूं यहां पे 15 घंटे। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 9 घंटे, 9 घंटे मैं कहूंगा 6 से 7 घंटे ही सोने के लिए बहुत है बेटा। 6 घंटे की नींद रात में और आधे घंटे का पावर नैप दिन में, फिर आधे घंटे का एक दोपहर को ले लो, एक शाम के आसपास ले लो। ये 2 पावर नैप आपके बूस्टर डोज होंगे 7, और 2 घंटे आपके पास बचे, उसमें खाना पीना करो, नहाना धोना करो, उसमें थोड़ा बहुत म्यूजिक वगैरह भी सुन लो, रिफ्रेश कर लो या योगा कर लो। 15 घंटे, ये 300 घंटे में तो हम पूरा कोर्स ही आपको कवर करा देते हैं। तो ये 300 घंटे आपके लिए बहुत है इन चीजों को रिफाइनमेंट लाने के लिए। कोई कहे कि सर नहीं बैठा जाता, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जब ये पता है कि 20 दिन यहां बैठने से लगातार मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है, तो 15 घंटे का टारगेट यहां लेके चलना है। घर पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ोगे और बेहतरीन जो है चीजें कवर होती हैं, क्योंकि वहां पे आपको एक ग्रुप डिस्कशन मिलता है। किसी शादी में, किसी ब्याह में, किसी फंक्शन में कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये आखिरी प्रहार है। सारी उम्र है आपके लिए जानोगे। रिश्तेदार अगर उलाहना देते हैं तो उनके उलाहने सुन लेना। जब आपका सिलेक्शन होगा तो वही रिश्तेदार आपके सामने आएंगे, आपको कॉल करके बधाइयां देंगे, और वही रिश्तेदार होंगे कि भाई देख ये लड़का था, ये हमारी शादी में भी नहीं आया क्योंकि इसको तैयारी करनी थी, इसको मेहनत करनी थी। ये लगन अभी आपकी यहां तैयार हो जानी चाहिए। उसके बाद जब हम बात आते हैं सब्जेक्ट फोकस, पॉलिटी और मूल विधि। मूल विधि और जब पॉलिटी की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, यह अनुच्छेद आपको पता है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, रूल पावर चाहे प्रेसिडेंट के हैं, गवर्नर के हैं, पार्लियामेंट में अंदर क्या क्या स्पेशल पावर होती है। मूल विधि में ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बेसिक जो आईपीसी की धारा है, सीआरपीसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, पुलिस वर्क पर आधारित है, उन पर एक बार जरूर रिविजन कर लीजिएगा। इनफैक्ट अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो अपने हाथ से इनके नोट्स बना लीजिएगा। पेपर से 2-4 दिन पहले रिविजन करने में फिर भी आपकी मदद होती है। और जो रिपीटेड सवाल होते हैं यूपीएसआई के एग्जाम में, उन पर हमारा फोकस यहां पर रहने वाला है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 घंटे, 15 घंटों में बड़े प्यार से आप अपने सब्जेक्ट को 2-2 घंटे, जो सब्जेक्ट आपका बहुत बढ़िया है उसे 1 से 1.5 घंटा दे दो, जिस सब्जेक्ट में कमजोरी महसूस हो रही है उसे 2 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो। उस 15 घंटे की एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक रूपरेखा बनाओ कि अब मुझे आज से तैयारी करनी है। किसी टीचर की बातों में आना ही नहीं है। मैं देख रहा हूं कि कई टीचर से मांग रहे हैं कि आप ऐसे पढ़ो, ये बना लो। कुछ जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से फॉलो करो कि आपको
आपको 15 घंटे की सेटिंग देनी है तो 15 घंटे में जो कौन कौन से टॉपिक आपको तय करने हैं, मैं 15 घंटे बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि इस 15 घंटे में हमारे बच्चे 12 घंटे का आउटपुट बड़े प्यार से निकालेंगे। और वो 12 घंटे का आउटपुट आ गया ना, मैं कह रहा हूँ चीज़ें पलट जाएगी, गेम पलट जाएगा। तो जब हम यहाँ बात करते हैं कि मूल विधि भी हमारे पास आ गई और करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी, मैं पहले भी बताया कि 6 से 8 मंथ ये स्ट्रिक्टली आपको कर देना है, खासकर स्टैटिक के अंदर और करंट के अंदर। यूपी की कोई योजनाएं आए हैं, कोई मेजर अपडेट आए हैं सरकार की तरफ से, कोई सरकार नया कानून लेकर आई है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई अवार्ड, किसी पुरस्कार मिले हैं, खेल में पुरस्कार मिला है, किसी यूपी के एक्टर को कोई पुरस्कार मिला गया है, कोई बड़ी पैमाने पर अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, या सरकार के अंदर कोई जो है मंत्रिमंडल के अंदर बदलाव किया गया है, और जो स्कीम आती है चाहे स्टेट और नेशनल लेवल की है, कोई प्रोजेक्ट आपके शहर में आया है, नॉलेज रिक्वायर्ड, ये आप करें। और स्टैटिक भी आपको करना, आपके स्टेट का स्टैटिक तो आप करेंगे, लेकिन ये मुख्य चीजें हैं, इन पर आपका ध्यान होना चाहिए। मान के चलिएगा कि यहां से सवाल आएगा ही आएगा, जो चीजें यहां पर आपको पहले हमने बता भी दी हैं। जैसे आप ये देखो, स्टैटिक जीके पर आते हैं। स्टैटिक इतना बड़ा पार्ट है कि स्टैटिक को ही पढ़ते रहें तो बाकी चीजें हमारी पीछे छूट जाएंगी। हम यहां स्टैटिक की बात करते हैं तो हमारा ज्योग्राफी पर, भूगोल पर फोकस रहेगा। नदियां कहां से निकलती हैं, कौन से स्टेट से होकर गुजरती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर तो पूरे नीचे, भारत की मुख्य नदियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, पर्वत श्रृंखलाएं और बॉर्डर, यूपी को कॉन्टेक्स्ट में और हमारे भारत देश के कॉन्टेक्स्ट में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर अपना समय खराब ना करें। वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर बैठने का अब कोई टाइम नहीं है। जो टाइम है वो अभी आपकी सबसे जरूरी तो उत्तर प्रदेश की भूगोल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, और हमारी भारतीय की जो भूगोल है उनके बारे में जानकारी हो। स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, बुक्स और ऑथर हो गए, और बाकी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कुछ एशियन कंट्रीज की राजधानी, नेबरिंग देश, और भारत के जितने राज्य उनकी राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश, जो नृत्य हैं, डांसेस हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि हाईएस्ट, भारत में सबसे ऊंचा बांध, सबसे छोटा बांध, सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, नेशनल एक्सप्रेसवे, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वतमाला, ये हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, ये जो हेडिंग होती है ये आपको होनी चाहिए पता, क्योंकि आपको पता है कि एक सवाल तो आना ही है। जैसे रैपिड रिवीजन ऑफ दीज टॉपिक, यानी प्रतिदिन सूचियों को रैपिड रिवीजन करें। रैपिड रिवीजन मतलब, मैं तो ये कहता हूं कि भाई मैं जब तैयारी करता तो मैं सामने दीवार पे, मेरे सामने एक दीवार होती थी, मैं उसको पेन से लिख देता था, उसके ऊपर चार्ट चिपका था तो चार्ट पे पेन से लिख देता था, मार्कर से लिख देता था, ताकि मेरी सामने नजर पड़ती रहे। तो जब मैं सोता था तो पूरी दीवार को एक बार पढ़ देता था, फिर मैं उठता था पूरी दीवार को एक बार पढ़ देता था। ये काम आप और पहले करते तो एक बहुत अच्छा रिवीजन आपका सेशन का ये यहां पर हो जाता है। लेकिन रैपिड रिवीजन का मतलब है कि डेली आप इस समय को 40 मिनट का टाइम दे सकते हैं, तो रैपिड रिवीजन इन चीजों का बहुत अच्छे से हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फेज 1 में स्लॉट 4 नाइट रिवीजन ऑफ द डे वर्क, मतलब मैंने कहा दिन में जो काम किया शाम को या रात को आपको नाइट रिवीजन करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप रात को ही सोएं, बहुत सारे बच्चे ऐसे दिन में सोते रात को पढ़ते हैं, उनको रात को आउटपुट निकलता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बेस्ट जो आपके लिए है वो रात 10 बजे से सुबह 4 बजे का बिल्कुल बेस्ट होता है। रात 10 से और सुबह 4, मैं भी रूटीन यही फॉलो करता हूं। 4 बजे उठ के इतना फ्रेश माइंड आपका होगा ना, क्यों पता है क्या, आप लोग क्या करते हैं, 8-8 घंटे सो रहे हैं, 9-9 घंटे सो रहे हैं, क्यों, आपको नींद बहुत आ रही है। जितना ज्यादा सोएंगे उतनी नींद ज्यादा आती है। उसका रीजन है, नींद का एक साइकिल होता है। कभी भी आप देखिएगा कि जब भी आप सोते हैं तो आपकी नींद खुलती है 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और उस समय आप बहुत फ्रेश होते हो। लेकिन आप देखते हो यार अभी तो 3 ही बजे है और मैं सो जाता हूं, तो आपने एक और स्लीप का साइकिल जागृत कर लिया, और फिर जब वो पूरा नहीं होगा तो आपको ऐसे लगे कि यार पूरे दिन में मैं मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा, एनर्जी का लॉस। जब आपकी आंख खुल जाए, आपको लगे मैं फ्रेश हूं, आप उठ के पढ़ाई शुरू कर दो। उसके बाद पावर नैप लेने हैं। अगर आप रात को 4 ही घंटे सो पाए हैं तो दिन में 1-1 घंटे के 2 पावर नैप आप ले सकते हैं। मतलब पहली झलक में जो आंख खुल गई ना, वो गहरी नींद होती है। जब आपकी आंख खुल जाती है तो आप गहरी नींद में, आप नींद पूरी कर चुके होते हैं। तो अगर दिन में आपने पढ़ा है, शाम को, रात को, या जब आपकी आंख खुली, आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं तो रिवीजन आपका होना चाहिए। मॉर्निंग में आपने स्लॉट 1 लिया, मॉर्निंग में सब्जेक्ट को पढ़ा, नई कॉन्सेप्ट को देखा। स्लॉट 2 दोपहर में आपने क्या किया कि सब्जेक्ट दूसरा पढ़ा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने देखे। उसके बाद स्लॉट नंबर 3 शाम को आपने 100 MCQ क्वेश्चंस का स्पीड टेस्ट दिया, और फिर आपने रिवीजन किया। मैं ये नहीं कह रहा आप यही फॉलो करो, जो आपको ठीक लगे वो करो। मैंने कहा भी 15 घंटे तो ईमानदारी से निकालने हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अभी मैं पेपर की वीडियो नहीं बना रहा कि पेपर में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने, वो बाद की बात है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास इतना समय है तो 15 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास 26 से 35 दिन, जब हमारे लास्ट के 9-10 दिन हमारे पास होंगे, तो भाई यहां पे बंद कर दो पढ़ना, नई चीज को नहीं पढ़ना, टेस्ट करो। टेस्ट इन द सेंस, हमने एक एरर नोटबुक जो अभी से बना लेनी है, लास्ट में यानी अभी से बना लेनी है।
सेक्शनल मॉक लगाया, मेरा क्वेश्चन का नंबर कट गया डायरेक्शन में, शीर्षासन में, तो मैंने लिखा डायरेक्शन का शीर्षासन। उस कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा देखना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जो कि मैंने कराई भी हूं आप कर सकते हैं। तो एरर बुक मेंटेन आपको करनी है। 2 फुल मॉक्शनल सेक्शनल मॉक आप लगाएंगे उस लास्ट में, लेकिन एरर बुक आप अभी से मेंटेन करेंगे ताकि वो मिस्टेक आप उसमें लिखते रहें, मिस्टेक आप लिखते रहें और साथ ही साथ मिस्टेक का निवारण करते रहें। आपको पता है कि आपका जो नंबर कट गया यूपी के अंदर जो भूगोल का पार्ट था उसमें कट गया, तो आपने उसको दोबारा देखा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने दोबारा देखा। उसके बाद जब आपका रिवीजन है तो स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर का आप एक रैपिड रिवीजन, वो तो आपको डेली करना ही है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये एरर बुक के मेंटेन के साथ साथ आप अपने सेक्शनल मॉक भी लगाने हैं। किसी की बातों में नहीं आना, कोई कहे 2 लगाने हैं, भाई साहब तुम्हें लग रहा है 2 से ठीक हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 2-3 लगा लो, 4 भी लगा सकते हैं। लेकिन वो सेक्शनल मॉक लगाने से कुछ नहीं होता। उस सेक्शनल मॉक में जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को नोट डाउन करना और उस गलतियों से रिलेटेड वीडियो दोबारा देखना और फिर वैसे ही क्वेश्चन करना, यानी वो गलती दोबारा ना हो, इस तरीके की तैयारी आपको यहां पे कर लेनी है। और मेरे भाई ये आ गया मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। पीवाईक्यू तो हम भी आपको करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम भी आपको करा रहे हैं, मॉक हम भी आपको करा रहे हैं, जो आप मेरे साथ कर भी रहे हैं। तो मेरे भाई अपनी मिस्टेक्स देखनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक आप गोला भरने में करते हैं। हमारे बहुत सारे सेंटर्स पर हम आप के लिए ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, हर सैटरडे हम आपको टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। आप उन सेंटर पे जाओ, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको OMR शीट दी जाती है। उन OMR शीट को भरने से भी बहुत चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है, बच्चे ने रोल नंबर ही गलत भर लिया, 0, पूरी मेहनत बेकार हो गई। इसलिए मॉक टेस्ट के लिए जब आप जाते हैं तो मैं तो कहता हूं कि भाई 15 शीट तो OMR की भरी होनी चाहिए। 15 शीट का 1-1 रुपए की शीट आती है। 15 शीट खरीदो, नाम, सीरियल नंबर, रोल नंबर, सब सर्कल भरो, बहुत जरूरी है। नहीं तो होता क्या है, गोला करना है 8 का, गोला कर दिया 0 में, हो गया गार। फिर उसको ब्लेड से खुरसते रहो, उसको फ्लूइड लगाते रहो, किसी काम का नहीं है। आधा युद्ध आप तभी जीत जाते हैं जब आप अपने सेंटर में बैठ के OMR शीट को फटाफट भर दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा। तो जिस बच्चे की स्पीड बढ़िया होगी वो फटाफट से गोले भर देगा। तो स्पीड बढ़िया होगी तो आप अपना समय OMR शीट को भरने में भी बहुत समय आप अपना बचाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट के एरर है, आप ये देखो कि कॉन्सेप्ट वाला कोई एरर है, उस टॉपिक की वीडियो दोबारा देखनी है। स्पीड से कोई एरर है तो प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन करना है कि मैंने जल्दबाजी में गलत किया तो आपको मेडिटेशन जरूर करना है। रोज के 15 मिनट आपको योगा के लिए देनी है। लंबा सांस भरिए, लंबा सांस छोड़िए, इससे सांस लीजिए, यहाँ से सांस छोड़िए, यहीं से लीजिए, यहाँ से, यानी अनुलोम विलोम, और सिर्फ सांसों पर आपको कंट्रोल रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वर्कआउट करो, योगा करो, लेकिन सांस मेडिटेशन, सांस पर जब कंट्रोल होता है तो मेडिटेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको योगिक क्रियाएं 15 मिनट में जरूर आपको देनी है। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और सिली मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। जो आप सिली एरर करते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम कैलकुलेशन माइंड में करते हैं, हमने टोटल गलत कर दिया, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। और एक बात मेरे भाई, जो कोशिश ये करना है कि दिन के अंदर जो स्क्रीन का टाइम है वो 6 घंटे से किसी हाल में ज्यादा ना हो। स्क्रीन का टाइम, क्योंकि आपका तो ऑफलाइन एग्जाम है, 6 घंटे से ज्यादा ना हो। बुक से पढ़ना है, कंटेंट से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, और 6 घंटे के अंदर आपको वीडियो भी देखनी है, आपको हमारे यूट्यूब के सेशन भी देखने हैं, चाहे वो फास्ट स्पीड पे देखें, 2x करके देखें, वो आपको यहाँ पे कवर कर लेना है। दूसरी बात, नोटबुक मैंने बता दिया, ये नोटबुक आप मेंटेन करेंगे, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, किस चीज को हम रिवाइज करेंगे, किस चीज को दोबारा देखना है, ये पूरी मिस्टेक टेक्निक जो है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और अपनी नींद पर कंट्रोल करना है। PYQ को ध्यान रखना है, मिस्टेक नोटबुक को साथ साथ आपको मेंटेन करना है। स्ट्रेस, काम, और सबसे बड़ी बात, शुद्ध खाना लेना है। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, शादी के अंदर जाते हैं, ये उल्टी सीधी चीजें बिल्कुल नहीं भाई। दिन में 1 से 2 फ्रूट्स खाइए, जो सस्ते मिले, अमरूद बहुत सस्ता है खा लीजिए, पपीता बहुत सस्ता खा लीजिए। दिन में 1 से 2 सब्जियां, गाजर है, चुकंदर है, सलाद आपके साथ। 50% पका हुआ, 50% कच्चा आप खाएंगे तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप ऊर्जावान रहेंगे। भूल के भी कभी बाहर की फास्ट फूड की चीज़ें मत खाना, क्योंकि आप बाहर का खाएंगे, बीमार होंगे और एग्जाम से पहले बीमार हो जाएंगे। बुखार आ गया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अपने ऊपर नियंत्रण है, नियंत्रण आपकी भूख में, प्यास में, नींद में, सब चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पे नियंत्रण लेके चलना है। और एग्जाम डे, परीक्षा के दिन आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस पर, ये मैं बाद में वीडियो भी बनाऊंगा, हार्ड कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने में लगे, भाई छोड़ दो भाई, छोड़ दो, वो बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे, छोड़ो, आगे बढ़ो। इसी तरीके से अटेम्प्ट ऑर्डर, पहले जीके, हिंदी, सेव टाइम, फिर मैथ्स, रीजनिंग। लेकिन मेरा पर्सनल तजुर्बा, मुझे लगता है कि मैं हिंदी और रीजनिंग पहले करता हूँ, तो हिंदी रीजनिंग पर जाओ, जैसे आपका बना है। हम ये नहीं कहते आप जीके, हिंदी रीजनिंग है, हिंदी रीजनिंग फिक्स मत करना किसी भी चीज़ को। और अपना
डीप ब्रेथ, ये तो रोज करो, ये एंजाइटी एग्जाम में खत्म कर देगा, एंजाइटी एग्जाम में खत्म कर देगा, तो ये तो रोज करना। और 35% नंबर जो है यहां पे लाना मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। स्मार्ट वर्क, डेली कंसिस्टेंसी, फोकस टॉपिक्स के यूपीएसआई में आप सिलेक्शन होगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक वर्दी ना मिल जाए, तब तक सिलेक्शन ना हो जाए। आज प्रॉमिस कर लो अपने आप को कि आज 15 घंटे की मुझे सिटिंग देनी है, जिसमें 12 घंटे में एग्जैक्ट हमारा पढ़ाई से रिलेटेड आउटपुट आएगा। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस मैं आप लोगों को लेकर आता रहूंगा। खाने से ऊपर, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीजों पर हम चर्चा करते रहेंगे। मेरा जेनरिक सेशन था, किस चीज पर आप चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं, जय हिंद।